खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुदेगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का ये एक्सपीरियंस है, जो इंसिडेंट है वो फिर से हमारे साथ शेयर किया है विक्रांत ने, जो कि मुंबई बेस्ड एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, साथ साथ वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं और उनके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग केसेस आते हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले थैंक यू विक्रांत फॉर शेयरिंग दिस वन ऑल्सो। और ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंट है, ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि लाइफ में कहाँ कहाँ जाके इंसान के सामने रुकावटें आती है और अगर सही लोग मिल जाए तो वो रुकावटें दूर भी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। अगर आपके पास, इमेजिन करो, आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, आपका फैमिली बिजनेस है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, मतलब आप अपना पैसा खुद कमा भी रहे हो, मतलब बड़ी आपकी अर्निंग है, लेकिन आप उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। आप अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकते, आप अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते। सिर्फ आपकी बेसिक एम्यूनिटीज के लिए आप पैसे को यूज कर सकते हो, वो भी तब जब कोई और आपको वो लाकर दे रहा है। शॉपिंग मॉल में घूमते घूमते मान लो आपको एक फोन या घड़ी पसंद आ गई, आप उसे अपने पैसों से नहीं खरीद सकते हो। बताओ कैसी आयरनी है, कैसी विपदा है कि पैसा मेरे पास है लेकिन मैं उसे अपने लिए ही यूज नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब उस इंसान को भी नहीं मिल रहा था जिसके साथ ऐसा हो रहा था, और बचपन से लेकर अपनी जवानी तक वो इसी चीज से सफर कर रहा था, तब तक जब तक कि वो विक्रांत के पास नहीं पहुंचा। ये इंसिडेंट अभी इसी साल का है, फरवरी मार्च के आसपास का। विक्रांत के क्लाइंट ने एक नया घर लिया था और उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी। उनके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सब इनवाइटेड थे। विक्रांत को भी इनविटेशन था। यूजुअली वो ऐसे इनविटेशन अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे सिचुएशन बनी, क्या नहीं हुआ। वीकेंड था और विक्रांत का पूरा दिन ऑलरेडी पैक्ड चल रहा था। अब जब ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के और एनर्जी हीलिंग के सेशंस होते हैं, इसमें एक इंसान की एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। तो विक्रांत मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ज्यादा एक्सॉस्टेड थे, लेकिन उनके जो क्लाइंट थे बहुत पुराने थे और उनसे दोस्ती की तरह इनके टर्म्स हो चुके थे। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे। तो विक्रांत ने भी सोचा कि यार जब सामने वाला इतनी बार बुला रहा है तो थोड़ी देर के लिए चल के आता हूँ, उसके बाद घर निकल जाऊंगा। अब उस दिन जब विक्रांत को उनके घर जाना था, उसके साथ पूरे दिन एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। स्टोरी में हम आगे बढ़े उससे पहले अभी 2 वीक पहले मैंने आपके सामने एक हेयर ऑयल के बारे में बात की थी। तो ये हेयर ऑयल किसी ब्रांड का नहीं है, हमारे खुद का इन हाउस बनाया हुआ हेयर ऑयल है, जो हम लोग कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। मेरी वाइफ ने इसको इंस्टाग्राम पे ऐसे ही प्रमोट किया, मतलब पहले इसने अपनी फ्रेंड को दिया, उनको पसंद आया तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला, वहां से बहुत सारे लोगों ने लिया, उनका फीडबैक आया पॉजिटिव। तो मैंने आप लोगों के सामने इस ऑयल के बारे में बताया था और मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप अपने बालों की प्रॉब्लम्स है, डेंड्रफ है, बाल झड़ते हैं, डेंसिटी कम हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं है बालों के अंदर, लेंथ नहीं है, या फिर आपने केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, स्ट्रेंथनिंग, रिबाउंडिंग, है ना, ग्लोबल हेयर कलर्स, नॉर्मल हेयर कलर, जिसकी वजह से आपको कई इचिंग भी होती है, ऐसे इश्यूज बहुत सारे होते हैं बालों के। तो अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एक बार मेरे कहने से इस ऑयल को आप ट्राई कर कर देखें। और मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिन लोगों ने यूज किया है अब तक पहुंच गया लोगों के पास, 2-3 बार लोगों ने यूज कर लिया, उनके फीडबैक्स आपकी आंखों के सामने है। ये कोई बनाए हुए फीडबैक्स नहीं है, रियल लोगों के फीडबैक है। इतना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं फेक चीजें आपके सामने इस तरह की नहीं प्रमोट करूंगा। तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ ऑयल है, बिल्कुल ऑल नेचुरल है। इसमें जो हम मतलब कोकोनट ऑयल यूज करते हैं ना, वो प्योरली ऑर्गेनिक है, आंखों के सामने कच्ची घानी इसको बोलते हैं, लकड़ी की घानी जो होती है ना, उसमें से उसका ऑयल निकलता है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि नारियल के तेल को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, स्किन पे लगाते हुए बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, लेयर फॉर्म नहीं करता है। तो सभी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप इस ऑयल को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। जब भी वो किसी क्लाइंट की टैरो रीडिंग कर रहा था, बार बार एक ही कार्ड बाहर निकल कर आ रहा था, वो था जजमेंट कार्ड। कभी कार्ड पुल करता तो जजमेंट कार्ड आता, कभी कार्ड शफल कर रहा है तो जजमेंट कार्ड नीचे गिर जाता। दिन भर ऐसा ही होता रहा। टैरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन एक एक कार्ड का कंटिन्यूअसली रिपीट होना वो नॉर्मल नहीं होता। या तो वो क्लाइंट के लिए कुछ इशारा कर रहा होता है, या फिर वो रीडर को कुछ इशारा कर रहा होता है। अब जब बार बार वो जजमेंट वाला कार्ड आ रहा था तो विक्रांत को बड़ा अजीब सा फील होने लगा
लेकिन उसका पूरा शेड्यूल ऑलरेडी पैक्ड था, तो उसने इस बारे में इतना नहीं सोचा। उसने सोचा कि बाद में देखते हैं। फिर उसने अपनी रीडिंग्स वगैरह फिनिश की और शाम को वहां से निकल गया। वहां से निकलकर सीधा वो उस अपने क्लाइंट के घर पहुंचा जहां पर उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी थी। और वहां पर पहुंचते ही नॉर्मल सारी पार्टी वाली चीजें स्टार्ट हो गई। इंट्रोडक्शन हुआ, उसने बताया सब लोगों को कि भाई ये विक्रांत है जिन्होंने मेरी रीडिंग की थी और मेरे को बहुत हेल्प की इम्प्रूव होने के अंदर। और जब आपके बीच में एक ऐसा इंसान हो तो सभी लोग उसको घेर लेते हैं, उससे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, खुद के बारे में, अपनी रीडिंग करवाने सारी बातें करते हैं। लेकिन उस टाइम पर विक्रांत बिल्कुल कंप्लीटली ड्रेन्ड था। तो उसने सबसे बोला कि भाई ये सब सवाल कभी और करेंगे, अभी मुझे रिलैक्स करने दो। तो विक्रांत एक सोफे पर बैठ गया, उसने अपनी एक बियर की बॉटल उठाई और वो चिल करने लगा। बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक चल रहा था, सभी लोग डांस वांस कर रहे थे और घर का एम्बियंस काफी लग्जूरियस था। लेकिन उस क्राउड और नॉइस के बीच में विक्रांत की नजर बार बार एक ही इंसान पर जा रही थी। वो आदमी हॉल के कोने में अकेला खड़ा था और अजीब बात यह थी कि बार बार लोग उसके पास जा रहे थे, उसे समझा रहे थे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक थे, बाकी सब लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था। विक्रांत ने पहले तो उस इंसान को इग्नोर किया कि हो सकता है कोई पर्सनल इश्यू होगा, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद विक्रांत अपने दूसरी बियर लेने के लिए काउंटर की तरफ गया तो वही आदमी उस काउंटर के पास खड़ा था। लेट 30s, काफी गुड लुकिंग था, वेल मेंटेन्ड उसकी पर्सनालिटी थी, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी हैवीनेस विक्रांत को फील हो रही थी। जैसे विक्रांत ने अपनी बियर उठाई, गलती से विक्रांत का शोल्डर उससे टच हो गया और जैसे उसका शोल्डर टच हुआ उसी सेकंड विक्रांत को एक फ्लैश विजन आया। पैसा, बहुत सारा पैसा, नोट गिर रहे हैं, सिक्के खनक रहे हैं और अगले ही पल सब गायब। एक सेकंड के लिए विक्रांत अपनी जगह पर रुक गया। उसने वापस से उस बंदे की तरफ देखा और फिर उसने इस विजन को इग्नोर कर दिया। वो जो साउंड उसके कान में बजी थी, उसे लगा शायद किसी का रिंगटोन या कुछ होगा। लेकिन उसे देखकर जब विक्रांत वापस घूम रहा था, उसकी नजर उसकी टी शर्ट पर पड़ी और उसी मोमेंट जेन्युइनली विक्रांत के गूज़बम्प्स आ गए। उसकी टी शर्ट पर जजमेंट डे मूवी का पोस्टर प्रिंट था और उसे पढ़ते ही विक्रांत का दिमाग इंस्टेंटली अपनी दिन भर की उस टैरो रीडिंग पर चला गया, क्योंकि पूरे दिन भर उसके सामने एक ही कार्ड बार बार आ रहा था, जजमेंट। शफल करो तो जजमेंट, डेक से गिरता तो भी जजमेंट और सामने स्प्रेड करो तो भी जजमेंट। ये सब देखकर विक्रांत को अंदर से बहुत ही वियर्ड फील हुआ, जैसे पूरे दिन की सारी इवेंट्स एक इनविजिबल धागे से कनेक्ट हो गई हो। उसने सोचा कि मैं कभी भी ऐसी पार्टीज में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक आप जानते हो। लेकिन सुबह से जजमेंट डे का कार्ड निकला और उस बंदे की टी शर्ट पर जजमेंट डे लिखा होना कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। विक्रांत को अभी तक भी नहीं पता था कि वो किससे डील करने वाला है। विक्रांत के दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, शायद मुझे यहां लाया गया है। लेकिन फिर भी विक्रांत ने खुद को काम किया और वापस से सोफे पर जाकर इनके जो क्लाइंट थे उनके हस्बैंड से बात करने लग गया। वो बात तो उनसे कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वो उस आदमी से नजर नहीं हटा पा रहा था। वो आदमी दिखने में जेन्युइनली बहुत गुड लुकिंग था, लेकिन उसके ऑरा में कुछ अजीब था। कि आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग अट्रैक्टिव तो होते हैं लेकिन फिर भी वो अप्रोचेबल नहीं होते, मतलब उनसे बात करने का ज्यादा मन नहीं करता। लेकिन कुछ लोग दिखने में एवरेज लुकिंग होते हैं, लेकिन उनमें इतना चार्म होता है कि आप उन्हें बार बार नोटिस करते हो। और विक्रांत के साथ वियर्डली ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। उसकी नजर बार बार उस आदमी पर जा रही थी, लेकिन हर बार जब उसे देखता तो उसे उसके अंदर एक स्ट्रेंज हैवीनेस फील हो रही थी, जैसे वो कोई अदृश्य भारीपन अपने साथ लेकर घूम रहा हो। और उससे भी अजीब बात यह थी कि वो इंसान भी बार बार विक्रांत को ही देख रहा था, सीधा नहीं देख रहा था, बार बार हर थोड़ी देर में नजर घुमा के उसकी तरफ देखता, जैसे वो विक्रांत के बारे में जानता हो और वो ये भी जानता हो कि विक्रांत यहां पर क्यों आया है। खैर, थोड़ी देर के बाद इनकी क्लाइंट, जिनका नाम था स्मिता, वो उसी आदमी को लेकर विक्रांत के पास आई और उसने धीरे से पूछा कि कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो विक्रांत ने बोला कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो स्मिता ने बोला कि यार प्लीज तुम ना इससे बात कर लो,
इसे जेन्युइनली हेल्प चाहिए। उसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए इनकी क्लाइंट ने विक्रांत से बोला। ऑनेस्टली उस टाइम पर विक्रांत बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए विक्रांत ने सीधा बोला कि यार यूजुअली तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत ब्रीफिंग कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं और बाकी के प्रॉपर सेशंस हम लोग बाद में कर लेंगे। विक्रांत ने उससे कहा। तो विक्रांत की बात सुनकर वो आदमी कुछ सेकंड्स तक बस उसको देखता रहा। उसका नाम ईशान था। फिर वो धीरे से बोला, मुझे अपॉइंटमेंट तो चाहिए, बट मैं शायद आपसे अपॉइंटमेंट ले नहीं पाऊंगा। उसकी बात सुनकर विक्रांत को पहले लगा कि कोई फाइनेंशियल इशू होगा, लेकिन उसके बोलने का तरीका नॉर्मल नहीं था। जैसे कि उसको प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, किसी और चीज की है। उससे पहले कि विक्रांत उससे और कुछ भी पूछता, उसकी जो क्लाइंट थी स्मिता, वो फटाफट से बोली, पैसे की चिंता तुम मत करो, मैं इसके सेशंस के सारे पैसे पे कर दूंगी, बस तुम इसके ऊपर फोकस करो, इसे तुम्हारी जेन्युइन हेल्प चाहिए। स्मिता की बात सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ईशान जो था वेल ड्रेस्ड था, बढ़िया से आपको मेंटेन किया हुआ था और कहीं से भी वो फाइनेंशियली वीक नहीं लग रहा था। फिर उसके सेशन के पैसे स्मिता देने की बात क्यों कर रही थी? अब विक्रांत को उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उसने ईशान से बात करना शुरू किया और बात करने पर पता चला कि बचपन से लेकर आज तक उसने खुद के लिए खुद के पैसों से कभी कुछ भी नहीं खरीदा है। वो सिर्फ सर्वाइवल भी बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाता है। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट रहता है। उसकी जरूरत के सारे सामान उसके पेरेंट्स उसे खरीद कर लाकर देते हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खरीद सकता है। विक्रांत को ये बात सुनकर और भी ज्यादा अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ खरीदना होता है, आप कुछ खरीदना होता है, जाके खरीद लाते हो। पैसे हैं, पैसे नहीं हो बात अलग है, पैसे होने के बाद भी आप अपने लिए कुछ नहीं खरीद पा रहे हो। तो ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। ईशान ने उसे बताया कि एक बार उसने अपने पैसों से अपने लिए जूते ले लिए थे और उन जूतों को पहनकर जब वो टेरेस से नीचे आ रहा था, तो अपने आप ही वो नीचे गिर गया। फिर उसके बाद उसने धीरे-धीरे, मतलब होता है ना, आप एक दिन में ऑब्जर्व नहीं करते, बट धीरे-धीरे उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब भी वो अपनी पसंद से अपने लिए कुछ नई चीज़ खरीद के लाता, उससे उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। कभी वो गिर जाता, कभी चोट लग जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता या फिर उसकी चीज़ें चोरी हो जाया करती। मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हो ही जाता था और इसलिए उसने कहा, अब मुझे पैसे से डर लगता है। काश मेरे पास पैसा नहीं होता, तो मैं ये सोच लेता कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं चीज़ें खरीद नहीं सकता, एन्जॉय नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं उस पैसे को अपने लिए यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर विक्रांत का इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, एक दो सेपरेट रूम में चलते हैं और वहाँ पर बैठकर हम सेशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब तो मुझे ये केस के अंदर तक जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है इसके साथ कि ये अपने पैसे को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो उसे एक पड़ोस वाले कमरे में ले जाया गया और धीरे-धीरे ईशान को ट्रांस में ले जाने का प्रोसेस विक्रांत ने शुरू किया। तो जो भी म्यूज़िक चाहिए था और भी जो चीज़ें चाहिए थी, वो सब घर में अवेलेबल थी। तो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं हुआ और जब ईशान ट्रांस में चला गया, तो उसने धीरे-धीरे चीज़ों को देखना स्टार्ट किया और देखते-देखते उसने जो बताना शुरू किया, वो ऑनेस्टली काफ़ी डिस्टर्बिंग था। ट्रांस में जाने के बाद ईशान ने देखा कि वो गुजरात या राजस्थान के किसी गाँव में है। उसके कपड़े फटे हुए से हैं, बहुत गरीब स्थिति में है वो है। वैसे वो किसी ज़मींदार का बेटा था, लेकिन वो घर से भागकर आ गया, अपनी बुरी आदतों की वजह से। उसने अपने घर से पैसे चुराए और उन पैसों को जुए और सट्टे में हार गया। सबकी डाँट और नफ़रत की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया और अब यहाँ इस गाँव में भीख माँग के वो अपना गुज़ारा कर रहा है। उसके बात सुनकर विक्रांत ने उसे किसी इम्पोर्टेंट मोमेंट पे जाने के लिए बोला। इसके बाद ईशान ने बताया कि वो किसी बुड्ढे की शव यात्रा के पीछे खड़ा है, जहाँ लोग पीछे की तरफ चावल और सिक्के इस तरह से फेंक रहे हैं और वो पीछे खड़ा होकर उन सिक्कों को, उन पैसों को उठा रहा है। वो एक-एक सिक्का कलेक्ट करता जा रहा है और उस अर्थी के पीछे चलता जा रहा है। उन सिक्कों को उठाते-उठाते वो भी उस अर्थी के साथ शमशान तक पहुँच जाता है। वहाँ पर जब अर्थी को साइड में रखकर लोग उसको जलाने की तैयारी कर रहे थे, लकड़ियाँ-वकड़ियाँ जमा रहे थे, तब उस टाइम पर मौका देखकर वो उस
शव यानी उस डेड बॉडी के सिर पर एक सिक्का चिपका हुआ था, उसे भी सबकी नजर चुराकर उठा लेता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है। और फिर उसी रात उसे एक सपना आता है जिसपे वही बूढ़ा आदमी जिसकी शव यात्रा से उसने आज सिक्के उठाए थे और जिसके सिर पे से वो सिक्का उठा के लाया था, वो उसके सपनों में आता है और उससे कहता है, तुझे पैसे चाहिए? तो उसने सपने में बोला कि हाँ चाहिए। तो उसने बोला, तो जो मैं कहता हूं तो वो काम कर। उसने पूछा क्या? उसने कहा कि जो बड़ा सिक्का तू मेरे सर से निकाल के लेकर आया था, बस तू उस सिक्के को गांव के किसी ना किसी बूढ़े आदमी को छुआ दे और उसके बाद वापस से शमशान के पास आ जा, तेरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद वो आदमी उसके सपनों से गायब हो गया। इसके बाद ईशान ने बताया कि जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा, धीरे धीरे वो उस शमशान के आसपास ही रहने लगा और हर दिन वो कोशिश करता किसी ना किसी बुजुर्ग बुजुर्ग को गुजरते हुए देखकर वो उस सिक्के को उनको छुआ देता। आप सोचा ना, कोई आदमी आके आपके सिक्का टच कर गया, एक बच्चा, तब वो क्या लगेगा, क्या ठीक है ना, सिक्का यूं ही टच कर गया होगा। लेकिन जिस बूढ़े आदमी को वो सिक्का टच होता, 3-4 दिन में उसकी मौत हो जाती। और जब भी किसी बुजुर्ग की मौत होती तो लोग रिवाज के हिसाब से चावल और सिक्के उछालते हुए चलते और ये लड़का उन सिक्कों को इकट्ठा कर लेता था। और अब वो इसी लूप में जीने लगा। सिक्का छुआता, आदमी मरता, ये और सिक्के कलेक्ट करता। उसने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर सिक्का छुआते ही उन बुजुर्ग लोगों की मौत क्यों हो रही है। वो तो बस अपने पैसों की किल्लत को दूर करने में लगा हुआ था। यहाँ पर ये दिखाता है कि इंसान का पेट उससे क्या नहीं करवा सकता है। जब आदमी भूखा होता है ना, तब सही गलत का फैसला वो नहीं कर पाता है और उसने यही सब करना शुरू कर दिया। दिन में कभी चाय की टपरी पर बर्तन धो लेता, कभी भीख मांग लेता और रात को अक्सर शमशान के आसपास ही भटकता रहता। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे। छोटे मोटे काम उसके बिना मेहनत के ही बनने लगे। कोई खाना खिला देता, कोई रहने की जगह दे देता, कभी कोई उसे कपड़े देता। उसे लगने लगा कि वो बूढ़ा आदमी उसके सपने में आया था, वो सच बोल रहा था। जब भी वो किसी बूढ़े आदमी के पास जाकर उसको सिक्का छुआ देता, कुछ दिनों के अंदर ही, 2-3 दिन के अंदर उसके पास एकदम से पैसे आते थे। कभी जुए में वो जीत जाता था, कभी रास्ते में उसे पैसे पड़े हुए मिल जाते थे। एक तरफ उसके पास पैसे आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मेंटल पीस धीरे धीरे खोने लगी थी। रात को उसे आवाजें आती थी, सोते वक्त उसे लगता था कि कोई उसके पास बैठा है। कभी कभी रात को उसकी आंख खुलती तो उसे सिर्फ परछाइयां दिखती, बिल्कुल सीधी स्टिल खड़ी हुई और उसकी तरफ घूरती हुई। लेकिन अभी भी उसने रियलाइज नहीं किया कि वो सिर्फ पैसे कलेक्ट नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा। जो इंसान एक वक्त की रोटी के लिए भटकता था, अब उसके पास रोजाना 100 से 200 रुपए आ रहे थे। ये बात है 1970 के आसपास के टाइम की वो बात बता रहा था। उस टाइम पर 100-200 रुपए बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ फाइनली सेट हो रही है। उसे कोई मतलब नहीं था कि पैसा कैसे आ रहा है, बट मैटर जो करता था वो ये था कि उसके पास पैसा आ रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम पैसा नहीं था, प्रॉब्लम वो एनर्जी थी जो पैसों के साथ आ रही थी। अब रात को उसे लोगों के रोने की आवाज आने लगी। कभी कोई धीरे से उसका नाम लेता, कभी लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले तो उसने इन चीजों को इग्नोर किया, लेकिन फिर एक रात उसने वो देखा जिसने उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से हिला के रख दिया। उस रात उसे एक सपना आया और उस सपने में उसे वो सारे लोग दिखाई दिए जिन जिन को उसने वो सिक्का टच किया था। वो सब के सब लोग खड़े होकर उसकी तरफ गुस्से में देख रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पर फंसा हुआ है और वो सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी तरफ घृणा की नजरों से देख रहे थे। और उस टाइम पर उसे फील हुआ कि बिना जाने ही, अनजाने में ही वो किसी बहुत डार्क चीज का हिस्सा बन गया है। और उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से उसे वो पैसा श्रापित लगने लगा। उसे उस पैसे को काम में लेने का मन ही नहीं कर रहा था। ना नए कपड़े लेना, ना अच्छा खाना,
ना कुछ करना, बस चुपचाप एक कोने में बैठ जाना, जैसे अंदर से उसकी आत्मा की कोई इच्छा ही ना रही हो। और सेम वही प्रॉब्लम उसकी कैरी होकर इस लाइफ में भी आ गई थी, और इसी कारण पैसा होने के बाद भी वो उसे यूज नहीं कर पा रहा था। जब कुछ दिनों तक वो किसी बूढ़े आदमी के पास नहीं गया, उसने सिक्का टच नहीं किया, तो एक रात वापस सपने में उसे वही पहले वाला बुड्ढा आया जिसने उससे कहा था कि सिक्का टच करना। लेकिन इस बार वो देखने में और भी खतरनाक लग रहा था। उसके पीछे नारंगी रंग की फ्लेम्स जो होती है ना, आग लगी हुई थी, जैसे जब लकड़ियां जलती है वैसी आग, इस तरह का ग्लो उसके पीछे से उसे दिखाई दे रहा था। और उसकी आवाज भी पहले से ज्यादा हैवी लग रही थी। उसने गुस्से में बोला, तूने अपना काम बंद क्यों कर दिया? मेरे गुलाम कम पड़ रहे हैं, मुझे और गुलाम चाहिए। और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर उसे रियलाइज हो गया कि वो बूढ़ा कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, और जो लोग मर रहे हैं वो मर नहीं रहे हैं, बल्कि मारे जा रहे हैं। और सिर्फ मारे नहीं जा रहे हैं, मरने के बाद उनकी आत्माएं भी कहीं जाकर बंध रही है। और तभी उसे बात स्ट्राइक हुई कि जब उस बूढ़े को, पहले वाले बूढ़े को जब ले जाया गया था, तो उसे रात में शमशान ले जाया गया था। और नॉर्मली हिंदू रिचुअल्स में रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है, सिर्फ कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस में ही ऐसी चीजें होती हैं। और उसने और रिकॉल करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि उसके अर्थी जब जा रही थी, जो शव यात्रा, उसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, और जो लोग थे वो भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। और उस आदमी के दिखने के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो उससे गलत काम कर रहा था। उस दिन के बाद से बिल्कुल अजीब सा हो गया, ना कुछ खा पाता, ना सो पाता, नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे से अंदर से वो खोखला हो गया था, और फाइनली 40-45 की उम्र में, उस जन्म में उसकी डेथ हो गई। और वही पैटर्न, वही सारी चीजें उसकी इस लाइफ में, करंट लाइफ में भी रिपीट हो रही थी। लगभग सेम एज में उसकी सेम पैटर्न रिपीट हो रहे थे। जैसे जैसे उसकी एज 40-45 के आसपास पहुंचती जा रही थी, उसको उसके मन में अपने आप को खत्म करने के विचार आते थे। पैसे को अपने लिए यूज करने से डर लग रहा था, जैसे कि वही चीज दोबारा से एक्टिवेट हो गई हो। अब उसकी सिचुएशन देखकर विक्रांत ने उससे कहा कि तुम्हारा जो कनेक्शन है ना, वो किसी चीज से होगा। कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे पास हो, जो तुम्हारी उस मेमोरी को ट्रिगर कर रही है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो तुम्हारा जो अवचेतन मन होता है, हमारा जो अवचेतन मन होता है वहां पर, जिसको हम ऐसे एक्सेस नहीं कर पाते, वो अपने आप ही एक्सेस होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। तो ट्रांस के अंदर ही ईशान ने बोला कि मेरे पास इस लाइफ में भी एक सिक्का है, और जब से वो सिक्का उसकी लाइफ में आया है, तभी से उसकी मेंटल पीस, दिमाग की शांति गायब हो चुकी है। उसने बताया कि पहले तो मैं, मतलब पिछले जन्म की बात करते हुए, कि पहले तो मैं गरीब था, लेकिन मेरे पास मेंटल पीस थी, लेकिन अब इस जन्म में तो मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब तब से शुरू हुआ है जब से सिक्का मेरे पास आया है। फिर विक्रांत ने उसे समझाया कि ये तुम्हारा कर्म है, इस कर्म को अब तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब जो कर्म का साइकिल है उसको तोड़ना पड़ेगा। तुमने इनडायरेक्टली उस बूढ़े आदमी की गुलामी को स्वीकार करा, और पता नहीं कितने लोगों को तुमने मरवा दिया है, इसलिए अब तुम्हें उन सब लोगों को आजाद करवाना पड़ेगा। फिर विक्रांत ने अपने क्लाइंट से बोला कि एक 10 रुपए का सिक्का लेकर आओ, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ा सिक्का भारत में चलता है वो 10 रुपए का ही है। कॉइन मंगवाकर उन्होंने वो कॉइन ईशान के हाथ में रखा, और विक्रांत ने उससे बहुत प्यार से बोला, अब तुम ये इमेजिन करो कि ये वही सिक्का है, वही सिक्का जो तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ में मिला था, जो तुमने उस बूढ़े आदमी के सर से उठाया था। ये कहते ही पहले से ही रूम का जो एटमॉस्फेयर था हैवी हो चुका था, और जैसे ही ईशान ने वो सिक्का अपने हाथ में पकड़ा, अभी तक जो ट्रांस के स्टेट में रिलैक्स था, एकदम से उसकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट होने लगी। और ये देखते ही विक्रांत ने उसे गाइड करना शुरू किया। उसने कहा कि अब तुम इमेजिन करो कि तुम उसी शमशान में जा रहे हो, उसी जगह जहां उस बुढ़े आदमी की चिता जली थी। इधर ईशान ट्रांस में ये सब कुछ देख रहा था, और साथ ही साथ विक्रांत को हर एक चीज बता भी रहा था। उसने बताया कि हवा ठंडी है, आसपास अंधेरा है, और जैसे ही वो शमशान के अंदर एंटर करता है, उसे
वो सारी आत्माएं दिखना शुरू हो जाती है, जिन जिन लोगों को उसने वो सिक्का टच करवाया था, वो सब के सब लोग उसी शमशान में कैद थे। जैसे से वो अंदर जा रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो सब के सब उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन समहाउ किसी तरह से वो चलता जा रहा था और फाइनली वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे वो सिक्का रखना था, उस पहले बूढ़े आदमी के पास। अपनी ट्रांस के स्टेट में वो वहीं उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। उसने वो सिक्का उसके हाथ में रखा और बोला, मैं तुम्हारी गुलामी यहीं खत्म करता हूं। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और जैसे उसने ये बोला, ईशान ने अपने विजन में ही बताया कि एकदम से पूरा शमशान बिल्कुल शांत हो गया। अभी तक जो बेचैनी उसके आसपास घूम रही थी, वो सब एकदम से गायब हो गई। और सेम मोमेंट पर एक्चुअल में विक्रांत को भी रूम में एग्जैक्टली वैसा ही फील हुआ, जैसे एकदम से जो हैवीनेस थी वो गायब हो गई हो और ईशान की ब्रीदिंग भी अब नॉर्मल हो गई थी। और तभी ईशान के अंदर से एक बहुत ही भारी और लाउड चीख निकली, जैसे कोई पुराना डर, कोई ग्रीफ, दुख बाहर आ गया हो, जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। बस वो हैवी प्रेशर जितनी देर से फील हो रहा था, वो एक सेकंड में डिसअपियर हो गया। लेकिन इसके बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद विक्रांत ने उसे होपोनोपोनो प्रेयर करवाई। ये बेसिकली एक फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, जहां पर आप माफी मांगते हो अपने पुराने कर्मों की वजह से, जो भी आपसे गलतियां हुई उसके बारे में, और अपनी जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करते हो। विक्रांत ने उसे कहा कि जिन भी आत्माओं को या जिन भी आत्माओं से उसका कनेक्शन था, उन सब से माफी मांगो। जैसे जैसे वो विक्रांत के साथ उस प्रेयर को रिपीट करता गया, वैसे वैसे उसे वो सारी आत्माएं लाइट की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ये सब उसने ट्रांस में अपने विजन में बताया और उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगी। उसने बताया कि उसे ऊपर की तरफ एक लाइट जाती हुई दिख रही है और ये बोलते बोलते उसे उसकी बॉडी के अंदर जर्क्स यानी झटके महसूस होने लगे। कुछ मिनट्स के बाद सेशन एंड हुआ और उसके फेस पर पहली बार थोड़ा रिलीफ दिख रहा था। और जैसे ही सेशन खत्म हुआ और वो होश में आया, एकदम से वो जिस चेयर पर बैठा था, वो चेयर धड़ाक से टूट गई। अब वो चेयर जो थी, वो कोई नॉर्मल चेयर नहीं थी कि प्लास्टिक की चेयर हो, अच्छी खासी मोटी लकड़ी की बनी हुई चेयर थी, जो घर के अंदर होती है ना, वैसे आराम से आप जिस चेयर पर ऐसे बैठ जाते हो, थोड़ी डीप वाली होती है, वैसी चेयर थी। ग्राउंड के बहुत पास थी। लेकिन जैसे सेशन खत्म हुआ, उसने आंखें खोली, एकदम धड़ाक से वो चेयर टूटी और वो नीचे गिर गया। और ये साइन था कि उसके साथ कुछ बड़ा कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ शॉक लगा है, कुछ रिलीज हुआ है उसके शरीर से। जो बार बार उसे झटके लग रहे थे, वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो इतनी इंटेंस थी, उससे जुड़ी हुई थी कि निकलते निकलते वो इतना प्रेशर रिलीज करके गई कि जिस चेयर पर वो बैठा था, वो चेयर भी टूट गई। और इस सेशन के बाद उसके साथ बहुत कुछ ठीक हो चुका था। करीबन एक हफ्ते के बाद उसका कॉल आया और उसने बोला, सर थैंक यू वेरी मच। पहली बार लाइफ में मैंने खुद पर पैसा स्पेंड किया है और अब मुझे वो हैवीनेस फील नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने अपने लिए एक पर्स खरीदा। मुझे डर था कि उसको खरीदने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं इसका पर्स खो ना जाए या कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। मैं इस पर्स को बहुत दिनों से खरीदना चाहता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पहले जब अपने लिए चीजें खरीदता था तो उसे बहुत मेंटली बहुत प्रेशर रहता था और बार बार अपने आप को खत्म करने के ख्याल आते थे, और ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। उसने एक और चीज बताई कि वह गुरुजी के पास जाता था, जिन्होंने इतने साल उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि उसे अपने पैसे से कुछ भी नहीं खरीदना है। उन्होंने भी बोला कि अब उसके अंदर काफी बड़ा चेंज आ चुका है, लेकिन अभी भी उसे उन गुरुजी की बताई हुई उपाय और प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। और इसके बाद से उसकी लाइफ नॉर्मल होने लगी। कोई उसके साथ मेंटल चैलेंज या फिर बैरियर अब नहीं था। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? जब विक्रांत ने मुझसे ये चीज शेयर की थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा कि यार मुझे ये बताओ कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, और उस बूढ़े आदमी ने इस बच्चे को सिर्फ ये कहा था कि बुजुर्गों को टच करना, उसने कोई जवान या फिर बच्चे को टच क्यों नहीं करवाया? अगर उसे उन आत्माओं को अपना गुलाम बनाना था, तो लेडीज, बच्चे, यंग लोग वो उसने क्यों नहीं चुने?
सिर्फ बुजुर्ग ही क्यों चुने? इस बात के कुछ जवाब दिए गए अजीब-अजीब से, पर मैं उनसे कन्विंस नहीं हुआ। फिर विक्रांत ने दोबारा एक और सेशन किया और इस चीज़ का एक खतरनाक जवाब निकला, एक और बैक स्टोरी। वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, चिंता ना करें, अगले एपिसोड में नहीं। तो विक्रांत ने बताया कि वो जो बूढ़ा आदमी था, वो खुद एक तांत्रिक था। वो उस गाँव के बाहर अलग से अपना घर बना के रहता था, क्योंकि गाँव वाले उससे ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे। उसकी एक बेटी थी, उस बेटी की उसने किसी दूसरे गांव में शादी तय की थी। क्योंकि वो खुद तांत्रिक था, तो गांव के लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे। बड़ी मुश्किल से, मतलब आप समझते हैं कि पुराने टाइम पर एक तांत्रिक से, अब तांत्रिक की बेटी शादी कौन करना चाहेगा, सबको डर लगता था। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 गांव छोड़कर वो अपनी बेटी का रिश्ता करके आया। शादी वाले दिन घर में शादी सारी तैयारियां हो गई थी। जब उस लड़की की बारात आई, तो गांव से निकल के आती थी, तो गांव के वो जो बूढ़े लोग बैठते हैं, जो चौपाल लगाकर 8-10 बूढ़े लोग होते हैं ना, बिल्कुल नेता टाइप के, जो सरपंच टाइप बैठते हैं वहां पर, वो सब बैठे हुए थे। और जब बारात आई, तो उन्होंने उस लड़की के बारे में और उसके पिताजी के बारे में बहुत गलत बोला उन बारात वालों से। इतना कि वो बारात लड़की के घर नहीं पहुंचकर वहीं से वापस लौट गई और उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। पुराने जमाने में एक परिवार के ऊपर कलंक माना जाता था। उनकी बेटी इस सदमे को सह नहीं पाई और उसने अपनी जान दे दी। अपनी बेटी की इस तरह मौत होने के बाद ये आदमी बहुत बुरी तरह से टूट गया था और वो भी इस सदमे को झेल नहीं पाया। उसके कुछ टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसने अपने बाकी जो तांत्रिक दोस्त थे, जो भी उसका पूरी एक लॉबी थी, मतलब होते हैं, नेटवर्क तो होता है सबका, उनको बता दिया था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा करना। और उन्होंने उसके रिचुअल्स वैसे ही किए और शमशान में जाकर वो मुक्त नहीं हुआ, वो उसी शमशान में रहने लगा। और जब इस बच्चे ने उसके सिर से वो सिक्का उठाया, उसी टाइम पर उसकी कॉन्शियसनेस उस सिक्के के साथ उस बच्चे के पास आ गई। उसने पहचान लिया कि इस बच्चे को पैसे की जरूरत है और उसने उसको अपने हेल्पर की तरह यूज किया। उसने सपने में आके उससे कहा कि गांव के जितने भी बूढ़े लोग हैं, क्योंकि उसको उनसे बदला लेना था, जीते जी तो वो नहीं ले पाया, पर अब मरने के बाद लेना था। उसने यही कहा कि बूढ़े आदमी को सिक्का टच कर दो। जिसको वो सिक्का टच करता, 3 से 4 दिन में उसकी मौत हो जाती, शमशान में से लाया जाता और फिर वो उसकी आत्मा को पकड़ लेता। इस तरह से उसने इन सारे बूढ़े लोगों को अपने पास कैद कर लिया था और वो उन्हें यातनाएं दिया करता था। इमेजिन कर सकते हो आप? आज की लाइफ में ईशान के साथ जो चल रहा था, वो उसकी पिछले जन्म, पिछली लाइफ की एक ऐसे इंसिडेंट से कनेक्टेड था। और जब इस बूढ़े आदमी की स्टोरी निकल कर आई, तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा शॉकिंग थी। आई होप आपको भी ये स्टोरी उतनी ही शॉकिंग लगी होगी। तो आप देख सकते हैं, लाइफ में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये ईशान का बिलीफ सिस्टम था, उसके मन में एक बैरियर था जिसको टच करके विक्रांत ने तोड़ा। लेकिन इस तरह की स्टोरी वो अपने आप क्रिएट नहीं कर सकता। वैसे हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिलता है? अपने रिव्यूज या अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।